हेलो क्लास। हम बात कर रहे हैं संघवाद की। भारत जैसे देश में संघीय शासन व्यवस्था है, तो देखें कि भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण कौन कौन से हैं। क्यों भारत जैसे देश में संघीय शासन व्यवस्था सफल शासन व्यवस्था कहलाती है? क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में जो भी नियम बताए गए हैं या जो भी उसकी विशेषताएं, उसको भारत पूरी तरीके से लागू करने में सफल है। देखें पहली कि भाषाई राज्यों का निर्माण। भारत जैसा देश, हमारा देश भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों का, जैसे छोटे छोटे राज्य नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है, ऐसे राज्यों को संस्कृति और जातीयता के आधार पर उनको बांट दिया। या फिर आप देखें कि आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ऐसे सभी जो हमारे राज्य हैं, उन राज्यों को अपनी भाषा की स्वतंत्रता है। वो अपने राज्य में कार्यालयी भाषा के रूप में अपने राज्य की लोकल लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं को स्वीकारोक्ति देता है कि भारत में कोई भी नागरिक इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। कोई भी अभ्यर्थी अगर एग्ज़ाम देना चाहे, एक शर्त है कि उसने फॉर्म भरते समय उस भाषा की मांग की हो, वो निश्चित किया हो कि वो इन 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा में परीक्षा देना चाहता है, तो वो दे सकता है। देखें, भाषाई राज्यों का निर्माण करता है, इसलिए ये संघीय शासन व्यवस्था सफल है भारत की। कुछ राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल, जातीयता के आधार पर, इस तरीके से भौगोलिक आधार पर कुछ राज्यों का, उनकी सांस्कृतिक विविधता के आधार पर, आप साउथ में मीन्स देखें कि नॉर्थ ईस्ट में वो छोटे छोटे राज्य उनकी भौगोलिक विविधता के कारण, उनकी सांस्कृतिक भिन्नता के कारण उन्हें बांटा गया है। और इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ये राज्य जो है जातीयता के आधार पर या फिर भौगोलिक स्थिति के आधार पर, सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर ये छोटे छोटे राज्य बनाए गए। झारखंड जो है वो बिहार से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, इस तरीके से ये राज्य कट के अलग बनाए गए हैं। भाषा नीति हमारी, इसीलिए भारत ने क्या किया, हमारी केंद्र सरकार ने, कि भाषा की प्रॉब्लम थी यहाँ पे, 100 से अधिक भाषाएं हमारे देश में हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि कार्यालय के रूप में किसी एक राजभाषा को न स्वीकृति दे करके हमारा संविधान 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक स्वीकृति देता है कि इतनी भाषाओं में भारत का प्रत्येक नागरिक वो परीक्षा दे सकता है। इन भाषाओं को संविधान स्वीकृति देता है। केंद्र व राज्यों के संबंध में आए व्यापक बदलाव, ये हम देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था का ही परिणाम है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे सरकार को या देश को बने या संविधान को बने समय बीत रहा है, आप देखें कि 1990 से पहले की सरकारें, जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार होती थी, तो ज़्यादातर राज्यों में उसी की सरकार होती थी जिसकी केंद्र में सरकार होती थी। तो केंद्र सरकार अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से राज्य सरकारों को सस्पेंड भी कर देती थी, राज्यपाल अपने नियुक्त करती थी। लेकिन 1990 के दशक से ये देखने को मिला कि छोटे छोटे क्षेत्रीय दल, जो छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग मुद्दों को लेकर के, वहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे या उनके हितों के लिए काम कर रहे थे, ऐसे दलों की सरकारें अब राज्यों में बनने लगीं। और केंद्र में भी ये स्थिति आई कि अब केंद्र में गठबंधन सरकार बनने लगी। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत की स्थिति न मिलने पर गठबंधन की सरकार बनती है। तो ये देखने को मिला कि ये विविधता का ही असर था, ये संघीय शासन व्यवस्था का ही एक परिणाम था कि छोटे छोटे दलों को भी महत्व मिला और छोटे दल राज्यों में सरकार बनाने लगे और उनके सहयोग से ही केंद्र में भी सरकार बनने लगी। ये स्थिति हम देखने को मिलती है हमें 1990 के बाद के दशक में। 13 दलों को मिला करके केंद्र में सरकारें बनाई गईं। सत्ता का विकेंद्रीकरण भी एक विशेषता है। देखें, इसमें बुनियादी सोच या सत्ता के विकेंद्रीकरण का लाभ क्या है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ ये है कि सारी शक्तियाँ किसी एक के हाथ में ना दे करके शक्तियों का विभाजन किया गया। जैसे हम देखें कि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वितरण में केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ हैं, फिर राज्य सरकारों के पास, फिर क्षेत्रीय या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास। तो इस तरीके से केंद्र भी, यहाँ पे केंद्र सरकार
ये राज्य सरकारें, और फिर आपका क्षेत्रीय सरकार कह सकते हैं। तो केंद्र सरकार का भी उद्देश्य है गांवों का विकास करना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विकास करना। राज्य का सरकार का भी उद्देश्य है गांव का विकास करना। तो केंद्र भी अपने स्तर से गांव में पैसा लगाएगा, राज्य के भी जो सरकार के लोग हैं वो गांव स्तर पे अपने पैसा लगाएंगे, और जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्हें बेटर पता है कि केंद्र से पैसा आ रहा है किसी गांव के विकास के लिए, तो गांव के विकास में सड़क आवश्यक है, स्कूल आवश्यक है, पानी की व्यवस्था आवश्यक है, अस्पताल की आवश्यकता है, कहाँ पे हो, कौन चीज़ पहले हो, ये सबसे बेटर वहाँ का क्षेत्रीय व्यक्ति ही जान सकता है, ना कि राज्य सरकार में बैठने वाला या केंद्र सरकार में बैठने वाला आपका जनप्रतिनिधि। इसलिए क्षेत्रीय सरकार को भी शक्तियाँ दी गई। तो केंद्र राज्यों को आवंटन करता है, राज्य जो है वो क्षेत्रीय स्तर को, केंद्र भी डायरेक्ट ग्रामीण स्तर को, और राज्य भी ग्रामीण स्तर को। इस तरीके से सबका उद्देश्य होता है कि अपने समाज के सबसे निचले पायदान से विकास करना, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर अन्य ज़रूरतें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें हों, ये सारी चीज़ें अगर ग्रास रूट लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे सही होंगी तो धीरे धीरे गांव से क्षेत्र का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, और उसके बाद देश का विकास होना संभव हो पाता है। ये बुनियादी सोच है सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए। संविधान के 74वें संशोधन के पूर्व जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन से ग्रामीण शासन की व्यवस्था या फिर पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान किया गया हमारे यहाँ भारत में। इसके पहले की स्थिति केंद्र और राज्य की थी। तो इसलिए देखें कि 1992 का 74वां संविधान संशोधन और इस संविधान संशोधन से क्या क्या चेंजेज आए हमारे समाज में। एक तो ये हुआ कि नियमित चुनाव कराए जाएं, हर 5 साल के बाद चुनाव होने चाहिए, ग्रामीण स्तर के, विधानसभा के और लोकसभा के। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई 74वें संविधान संशोधन से, कि इनको भी समाज में अपने सहयोग के लिए आरक्षण दिया जाए। शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ आरक्षित सीटें हों जहां पर वो चुनाव लड़ सकें, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, जिससे कि ये भी प्रतिनिधित्व कर सकें यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे, राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार में। कम से कम 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए, हर चुनाव में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए, क्योंकि देश की आधी आबादी या फिर महिलाओं का भी उतना ही योगदान है समाज में जितना कि पुरुषों का। इसलिए ये भी आगे बढ़ करके आएँ, ये भी समाज में अपना सहयोग दे सकें। इनको 1/3 सीट आरक्षित करने की व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन से की गई। स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। ये किया गया कि केंद्र और में चुनाव कराने के लिए, राज्यों में चुनाव कराने के लिए तो केंद्रीय चुनाव आयोग ही है, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाए, जो कि ग्रामीण स्तर पे जो चुनाव हैं, जैसे आपका ग्राम पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का और जिला पंचायत का चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग का, स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया जाए। राजस्व और अधिकारों का वितरण ये करने की व्यवस्था की गई कि राजस्व में और ग्रामीण स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर की सरकारों में उनके अधिकारों का वितरण किया जाए। ये निश्चित किया गया 74वें संविधान संशोधन के आधार पे कि कौन कौन सी चीज़ें राजस्व, किन किन वस्तुओं से, किन किन माध्यम से राजस्व ग्रामीण स्तर पे नगर पालिका, नगर निगम और इनके माध्यम से कहाँ से टैक्स कलेक्ट करेगा और कैसे वो लोक कल्याण का काम करेगा, और अदर जो सेगमेंट हैं या अदर जो रिस्पॉन्सिबल सरकारें हैं वो कहाँ से राजस्व कलेक्ट करेंगी। ये सारी व्यवस्था संविधान के 74वें संशोधन में ये चीज़ें लागू की गई। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।